धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, दरअसल वो हकीकत में कितने जहरीले हैं। ये बात आज इस देश की एक ऐसी बेटी बताएगी जो इन तालिबानी गिद्धों से डरी सही हुई है। वो अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़कर आ गई, सब कुछ छोड़ दिया उसने, लेकिन उस बेटी के पीछे ये तालिबानी गिद्ध एक गिरोह की तरह पीछे पड़ गए। उसे धमकाते हैं, डराते हैं, कहते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे पति को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इन कट्टरपंथियों का साथ देता कौन है? इन कट्टरपंथियों का साथ देती है वो स्थानीय पुलिस, वो दारोगा जिस पर इन प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा का संभार था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए ये साथ दे रहे हैं उन कट्टरपंथियों का। दारोगा जी तो कह देते हैं कि एक बार तो बस मौका मिल जाए। पीड़िता के पति के लिए उन्होंने लंबी चौड़ी फेहरिस्त, फर्जी मामलों की फेहरिस्त भी तैयार कर ली है। यानी इस मामले को अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गिरोह इन दोनों जानों के पीछे पड़ा हुआ है। बस उनको तलाश है एक मौके की कि ये दोनों उनके सामने आए और उन्हें सीधे तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो ये भूल गए हैं कि ये प्रेमी जोड़ा अब एक ऐसे संरक्षण में है जो सीधे तौर पर ऐसे लोगों की आवाज बनकर सामने आता है। ये प्रेमी जोड़ा आज सुदर्शन न्यूज के प्रांगण में है, सुदर्शन न्यूज के स्टूडियो में है। आज सुदर्शन न्यूज इस जोड़े के साथ खड़ा है और जवाब उन लोगों से मांग रहा है जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में वो है जहरीले गुंडे। आज इसी मसले पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे, उस प्रेमी जोड़े की दर्द को भी सुनेंगे, उनके दर्द का एहसास भी करेंगे और उनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया है। हम आगे बढ़े उससे पहले इस पूरी कहानी को जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सच्चे प्यार पर तालिबानियों का पहरा, कठमुल्लों के आतंक से भयभीत प्रेमी जोड़ा, प्रेमी जोड़े की यही पुकार। मेरी फरियाद सुनो सरकार। लव जिहाद पर हिंदुओं पर धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान बांटने वाले ज्ञानियों को आज सांप सूंघ जाएगा। जब हिंदू लड़के की शादी एक मुस्लिम लड़की से हुई सुनेंगे, अब ऐसे धर्मनिरपेक्ष ज्ञानियों के ज्ञान धरे के धरे रह जाएंगे। अगर लव जिहाद हुआ होता तो सारे ज्ञान और धर्मनिरपेक्षता का पाठ यही ज्ञानी पढ़ा रहे होते, लेकिन मामला क्योंकि मुस्लिम लड़की का है, सारी धर्मनिरपेक्षता को छोड़ छटे हुए गुंडे की तरह धमका रहे हैं और डरा रहे हैं। तो जरा सोचिए क्या होगा उस प्यार का जिसके अपने ही रक्षक की जगह भक्षक बन जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन पर जो जोड़ा नजर आ रहा है वो अब 7 जन्मों के बंधन में बंध चुका है। वो 7 मरने और जीने की कसम खा चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इस जोड़े की जो लड़की है उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू। लेकिन क्या है इनका डर, खुद इन्हीं से सुन लीजिए। 1.5 साल बाद मैंने घर पे अपना खोला है सब कुछ कि हाँ मेरी शादी हो गई है, तो उसके बाद वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे मुझे मारने की, इस बीच में ही मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैडम, कानून को ध्यान में रखते हुए हमने एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज करने के पश्चात जब हम लोगों ने आपस में साथ रहने का अपना वो बनाया, तो किसी माध्यम से इनके घर वालों को भी मालूम चला कि इन्होंने शादी कर ली है, और ऐसे मतलब विभिन्न धर्मों के हिंदू और मुस्लिम के कारण तो इनका एक एग्ज़ाम कहीं और था कानपुर में होने के लिए, तो इनकी हत्या की साजिश उन्होंने रच ली। प्रशासन से यही मांग है कि अगर किसी ने कोई रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है, अगर वो बालिग है और बालिग होने के बावजूद अगर वो अपने साथ किसी को मतलब रहना चाहते हैं साथ, तो उनको रहने दिया जाए। समाज को मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में अब हिंदू मुस्लिम तो कुछ रहा नहीं है, इंसान और इंसानियत होनी चाहिए, बाकी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। प्यार है साहब,
हो गया तो हो गया। प्यार को आज तक न तो किसी ने रोक पाया है और न ही रोक पाएगा, क्योंकि इस बात की गवाही ये सारे दस्तावेज चीख चीख कर दे रहे हैं कि इनका प्यार सच्चा है। और इसे रोकने के लिए सारी कायनात भी लग जाए तो भी इनका बाल बाका नहीं कर पाएगी। हालांकि पीड़िता के परिजन लगातार उसे डराने और धमकाने में लगे हैं, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब पीड़िता के परिजन कसाईयों की भाषा बोलते हुए खुद दारोगा के सामने ही अपनी बेटी और बेटी के पति को बोटी बोटी काटने की धमकी दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दारोगा साहब इस सब कारस्तानी में इन कट्टरपंथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन पीड़ित जोड़ा प्रदेश की सरकार से लगातार पूछ रहा है कि जिस राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ हों, एक पीड़ित जोड़े को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़े और इंसाफ के नाम पर प्रेमी जोड़े को धमकाने और गुमराह करने के अलावा अगर कुछ न मिले तो सवाल तो उठेंगे ही। आखिर प्यार पर तालिबानी पहरा क्यों, और इसका जवाब तो चाहिए। रश्मि अग्रवाल और भास्कर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो प्यार पर तालिबानी पहरा क्यों? कहाँ हो सरकार, कहाँ हो प्रशासन, किसका इंतजार है? क्या सीधे तौर पर इंतजार किया जा रहा है कि इन दोनों को कुछ हो जाए? लेकिन शायद वो ये भूल बैठे हैं कि अब उनकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए सुदर्शन न्यूज उनके साथ खड़ा हो चुका है और इस प्रेमी जोड़े को हम सीधे तौर पर इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में खास तौर से कमल किशोर सिंह और शीबा दोनों मौजूद हैं। मैं कमल किशोर सिंह और शीबा, आप दोनों को सबसे पहले तो आपके इस हौसले के लिए, इतना डर इतनी धमकी होने के बावजूद भी आप साथ हैं और साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके इस कदम के लिए आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ शीबा और कमल किशोर के वकील शिशिर सिंह जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ कमल किशोर के मित्र भी हैं और समाज सेवी भी हैं, नरेश यादव जी और संदीप चंदीला जी भी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। और शीबा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे प्रकरण को हम देख रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में आपके घर वाले सीधे तौर पर विलेन बन गए हैं। आपको और आपके पति को बोटी बोटी तक काटने की बात कही जा रही है। मैं जानना चाहूंगी और आप शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ कि जब पहली बार आपको इस बात का संज्ञान हुआ कि आप ही के घर वाले आपके जान के दुश्मन बने हुए हैं और जब आप पुलिस स्टेशन पहुंची तो उस दिन क्या हुआ? ये 6 जुलाई की बात है, जब मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मेरा फ़ोन मेरे घर वालों के पास था। उस पे आया कि मेरा एग्ज़ाम है यूपीएससी का और कानपुर सेंटर है। तो पहले चाची ने मैसेज देखा, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैसेज आया है। उसके बाद वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैंने सुना कि इसका 15 तारीख को एग्ज़ाम है, इसको वहाँ ले जाके और तब कुछ प्लान करते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि ये मरने से अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाती हूँ घर से। मैं घर से निकल के पुलिस चौकी गई उसी दिन। तो वहाँ पुलिस वालों ने मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी। मैं फिर अगले दिन फिर गई। तब भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हमने अपने वकील से कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि इलाहाबाद जाना बेटर है। फिर हम यहाँ से इलाहाबाद के लिए निकले और वहाँ हम वहाँ जब आप पुलिस स्टेशन पहुंची थी, आपने अपनी बात क्या रखी और क्या प्रतिक्रिया दी उन लोगों ने? क्या कुछ उन्होंने हमें बाहर से ही भेज दिया। कोई सिपाही थे वहाँ पर। क्या कहा? उन्होंने कहा अभी सर नहीं है, बाहर जाओ और कल आ जाना। फिर कल हम गए, अगले दिन 7 तारीख को भी गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ऐसे बहुत केस आते हैं। अच्छा, इस दौरान जब आपकी चाची ने वो मैसेज देखा था जैसे आप बता रही हैं, उस दौरान घर पे कैसा माहौल था? चाची का जो व्यवहार था आपके प्रति? घर पे उस टाइम कोई नहीं था, चाची थी और चाचा थे और मैं थी। मैंने अचानक से सुन लिया अपने रूम से निकल के कि वो फोन पे बात कर रही है कि 15 तारीख को इसका एग्जाम है और वहीं कुछ प्लान कर सकते हैं।
घर से दूर भी चली जाएगी। फिर हम 10 तारीख को हाई कोर्ट पहुंचे हैं, वहां हमने अपनी फाइल दी है। हमारी एंट्री हुई थी हाई कोर्ट में 10 तारीख को, एंट्री पास भी है हमारे। 11 को हमारी फाइल लगी है वहाँ। 13 तारीख को ऑर्डर हुए हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए और हमें प्रोटेक्शन दी जाए। फिर उसके बाद भी घर वाले मेरे जाकर धमकी देते रहे मेरे ससुराल वालों को कि मार देंगे, उन दोनों की बोटी बोटी करके डाल देंगे और तुम्हें भी उठवा लेंगे, दोनों तीनों को। मेरी सास से बहुत बदतमीजी की है जबकि वो बेड पे हैं। क्या आपसे आपके घर वाले इस दौरान फोन से कांटेक्ट में थे क्या? जब नहीं। आप इलाहाबाद चले गए थे? पुलिस वाले अयान जैदी थे, जो कि हम इमाम जैदी, जिसकी इंफॉर्मेशन हम उन्हें बराबर दे रहे थे। हमारे लॉयर पूरी दे रहे थे उनको इन्फॉर्मेशन। उन्होंने पहले कहा कि हमें एसएसपी ने दी है इन्फॉर्मेशन और मैं तुम्हारा केस हैंडल कर रहा हूँ, जो भी है मुझे बताओ। हमने उन्हें सब बताया, अपने एंट्री पास हाई कोर्ट के दिए, अपने जो हमारे कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट थे सब कुछ उन्हें सेंड किया। उसके बाद भी उन्होंने क्या काम किया, हमारी लोकेशन ट्रेस की और हमारे घर वालों को दी लोकेशन। मेरे घर वाले इलाहाबाद भी पहुंच गए। मुझ पे अटैक हुआ था वहां पर भी, पर हम वहां से बच निकले। फिर उसके बाद जब हम वहां से रोड लौट रहे थे तो रास्ते में भी एक बार हमारे पे कोशिश की कि अटैक करने की। बेहद शर्मनाक है और दर्दनाक भी है। कमल, हम शिवा के आंसुओं को देखकर वो दर्द समझ सकते हैं और आपके चेहरे से भी लग रहा है कि आप जो दुख और जो दर्द दी थी, और जो लोग शिवा की जान को ख़त्म कर सकते थे उन लोगों के नाम मैंने उनमें मेंशन करे थे। और कौन कौन लोग थे उसमें आपने जिनका नाम इनके mention किया था? फादर का नाम था, इनके ब्रदर हैं, इनके ताऊ हैं, इनके चाचा का बेटा है, इनका एक रियल ब्रदर है, और एक दो लोग और भी हैं जो रहते हैं मतलब मुस्लिम समाज में। तो उन लोगों के नाम मैंने मेंशन करे थे। और जो हम 9 तारीख को ही स्पीड पोस्ट करके हम 9 को इलाहाबाद के लिए हम निकल गए। 10 तारीख को हम इलाहाबाद पहुंचे थे अपने लॉयर के साथ में, वहाँ हमारी एंट्री थी। तो हमारे पास फ़ोन 10 तारीख को आ जाता है वकील साहब के फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे गए हुए हैं अपना, और 40-50 आदमी, 2 पुलिस वाले हैं, और वो धमकी दे रहे हैं कि लड़के को गोली मार देंगे, लड़की की हत्या कर देंगे जहाँ मिलेंगे अपना, और लड़के को झूठे केस में डाल देंगे और लड़की को उसके परिवार के सुपुर्द कर देंगे अपना, ऐसा उन्होंने बोला वहाँ पे। जी। तो वकील साहब के पास और भी लोगों ने के फ़ोन आए जो आस पड़ोस के हमारे लोग थे कि भी ऐसे इतने लोग आए हुए हैं। तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए हमारे वकील साहब ने, जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जैदी साहब, उनको हमारे कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट्स प्लस जो एसएसपी को हमने स्पीड पोस्ट करी थी उसकी रिसिप्ट, उस रिसिप्ट के साथ में जो एसएसपी को लेटर गया था कि हमारी हत्या हो सकती है ऑनर किलिंग की, वो लेटर, और हमारे हाई कोर्ट के एंट्री पास कि हम हाई कोर्ट आ चुके हैं इलाहाबाद में कोर्ट की शरण में कि हम वहाँ से प्रोटेक्शन के लिए अपनी फैसिलिटी अवेल करें। तो इन्होंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन वो देते रहे। देन आफ्टर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जो मेरे मित्र हैं संदीप भाई, इनके घर भी जा करके, इनकी मेरी जो सिस्टर हैं जिन्हें मैं मानता हूँ बहन अपना, जिनकी वाइफ है, वहाँ जा करके, ओल्ड एज हैं मेरी मदर, जैसे इनकी मदर एक ही है अपना, जा करके वहाँ बिल्कुल बहुत गाली और बहुत, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता कि वहाँ पे उन्होंने करी है, जो बाद में मैं सूचना मिली है करने के लिए वहाँ पे, कि तुम लोग संरक्षण दे रहे हो, तुम लोग इसे कर रहे हो, बिल्कुल जो है तुम में भी देखेंगे, है ना, और उनको तो हम देख ही लेंगे। अच्छा कमल, इस सब के बीच आपने जो लेटर पोस्ट किया था एसएसपी को, जी, उस लेटर का क्या कोई जवाब आया अभी तक? नहीं मैडम, उसका कोई जवाब टिल नाउ तक किसी ने, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी, कोई जवाब उनका नहीं आया है। हम पहले पुलिस के पास ही गए थे कि पुलिस, जब हमने रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करी हुई है तो पुलिस ही हमें सुरक्षा दे सकती है। इसके साथ कल को कोई इंसिडेंट हो जाए तो एक उससे क्या फायदा अगर किसी की जान और चली जाए, हमारी चली जाए उसमें, यानी के लिए हम वहीं गए थे। और उसके बाद हम फिर सीधा इलाहाबाद चले गए, हम कहीं भागे नहीं। मैंने किसी तरह का कोई इसका अपहरण नहीं किया अपना। झूठी एफआईआर उन्होंने एक लिख दी है कि बिला फुसला करके अपहरण करके ये ले गया है, इसको झूठे केस में हम जेल भेज देंगे। कितना शर्मनाक है, एक पति अपनी पत्नी का अपहरण कैसे कर सकता है? 1.5 साल, शादी के 1.5 साल हो रहे हैं। 1.5 साल पहले कोर्ट मैरिज मैंने कर लिखी है। 16 जनवरी 2017 की कोर्ट मैरिज है, रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड हुई है अपना। तो उसके बाद में जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने अपना 11 को रिट लगाई है, पिटीशन हमारे वकील साहब ने, उसकी भी कॉपी उन्होंने जैदी साहब को दी है, लेकिन कोई उसका एक्शन नहीं हुआ
लगातार वो दबाव बनाते रहे, जगह जगह हमारे फोन सर्विलांस में लगा करके वो लोकेशन लड़की वालों को देते रहे, जहां जहां वो हमारे पीछे पीछे घूमते रहे। हम डरते बचते बचाते तब आप तक हम इसी माध्यम से पहुंचे तो आप कि हमारी सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के खिलाफ तो आवाज उठाएंगे ही जिनको ये जिम्मेदारी होती है कि आपकी रक्षा करें, और वही रक्षक से भक्षक बने हुए हैं। शिशिर जी वकील हैं दोनों पीड़िता के। शिशिर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इस पूरे केस में एक चीज तो समझ में आ गई है कि पुलिस से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लड़की के घर वालों को पूरी तरह से परेशानी है और वो इनकी जान के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो डेट 6 जुलाई से लेकर बीते 13 तारीख तक की अगर हम बात करें, जल्दी जल्दी प्रकरण बदलते रहे, इन सबके बीच आपकी बातचीत किन किन लोगों से हो रही थी? कहां से आपको लग रहा था कि हाँ ये पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, यहां से नेगेटिव संकेत मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कानूनी रूप से जो इनकी शादी है वो हाई कोर्ट ने एक तरीके से वैलिड कर दी है। उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है कि ये शादी वैलिड है, और क्योंकि ये बालिग है, मेजर है, 18 साल से उम्र इनकी ऊपर है। उसके बाद मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब ये मेरे पास आए और कानूनी सलाह इन्होंने मेरे से मांगी कि इस तरीके से मेरे को परेशानी है जी, प्रशासन मेरी नहीं सुन रहा है, और मैं जो है एसपी कंसर्न थाना कंसर्न एसएसपी वहाँ जाके हम लोग जाके मिल के भी आ रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा जब आपका प्रशासन सुन नहीं बात कर रहा है तो आप न्यायालय की शरण में चलिए। तो इन्होंने इस बात से दोनों सहमत रहे, और उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि जुडिक्शन क्योंकि गाजियाबाद में रहते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बनता है, तो वहीं पे हम लोगों ने इनकी रेट को दाखिल कर दिया। मैं जानना चाहती थी, इमाम जैदी के पास आप पहुंचे थे, जिस दारोगा का ये जिक्र कर रहे हैं, जिसने सबसे बड़ी बदमाशी की है और इनके परिवार वालों के साथ मिलकर इन्हें मारने की धमकी दिलवा रहे हैं, उससे मुलाकात हुई क्या आपकी? मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने जब ये सारे प्रकरण में इलाहाबाद में इनकी पिटीशन फाइल करे थे तब सारे दस्तावेज मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेजे थे। उसके बाद मैं पर्सनली उनसे जाके मिला था कि भाई ये रिट पिटीशन जो है ये फाइल हो चुकी है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कोई इस पे तवज्जो नहीं दी। तवज्जो ना देने का कारण क्या था ये मुझे नहीं समझ में आया आज तक, कि भाई आप क्यों इस चीज पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि वो हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने एसएसपी के सामने भी चिट्ठी दे दी है, तब भी वो तवज्जो नहीं दे रहे थे। बनस्पत उसके उन्होंने इनके खिलाफ 366 में जो कि क्या कहते हैं किडनैपिंग प्लस जबरन शादी करने का मुकदमा जो है वो कमल किशोर के खिलाफ दर्ज कर दिया, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जबकि उनके संज्ञान में ये मामला था कि भाई ये बच्चे जो हैं हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट जाके इन्होंने प्रोटेक्शन प्लस क्या कहते हैं अपनी जिंदगी के लाइफ टू थ्रेट के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि हमारे को प्रोटेक्शन दी जाए। हाई कोर्ट ने भी माना है इस चीज को, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि आप क्या कहते हैं इनकी एप्लीकेशन कितना हास्यास्पद है कि अब पति पत्नी को भी संरक्षण के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इनकी रक्षा करें। हालांकि इन सबके बीच आपको बता दें कि दारोगा इमाम जैदी को हमने कोशिश की कि वो हमारे साथ सामने कैमरे पर आकर बात करें, वो कैमरे पर नहीं आए। एसएसपी गाजियाबाद वैभव कृष्णा से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं फोन लाइन पर उनसे संपर्क साधने की। जब हम आपके सामने इस वक्त कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उस दौरान भी हमारे प्रोड्यूसर्स लगातार उनको फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका फोन नहीं लगा है। उम्मीद करते हैं कि वो फोन पर आकर इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ा एक्शन लेंगे, ताकि जो सवाल खाकी वर्दी पर लग रहा है वो सवाल का बड़ा जवाब वो सामने दे सके। मैं शिवा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये पूरी कहानी है वो कहीं ना कहीं से आप पर आकर इसलिए टिकती है क्योंकि आपकी जान के दुश्मन खुद आपके पिता बने हुए हैं, खुद आपके भाई। मतलब ये कल्पना से परे है कि एक पिता जिसने अपनी बच्ची को गोद में खिलाया हो, एक भाई जिसने अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी ली हो, आज वही जान का दुश्मन बना हुआ है। कैसा महसूस कर रही है ऐसा, जब ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति आ रही है? अब ऐसा लग रहा है कि किसी पर हम यकीन भी नहीं कर सकते, और इस सब के बीच में जो रोल है वो इमाम जैदी है, वो एक भेड़िए की तरह है इस सब में। आज अगर वो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है तो कल को देश की भी तो करेगा। अगर वो मुस्लिमवादी ही बन रहा है, धर्म को बीच में रख रहा है, तो कल को अगर कोई आतंकवादी उससे पनाह मांगता है वो उसे भी देगा। वो देश के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इसकी वर्दी उतरनी चाहिए इमाम जैदी की, ये इस वर्दी के लायक नहीं बना। इमाम जैदी के खिलाफ तो कार्रवाई होकर रहेगी शिवा, आप निश्चिंत रहे, हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं। लेकिन इस पूरे बीच में क्या आपने अपनी माँ से, अम्मी से या
पापा से बात करने की कोशिश की? नहीं की कोई। अच्छा, सपोर्ट? क्योंकि मुझे पता था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज को, तभी मुझे मारने के लिए और मेरे पति को मारने के लिए पीछे पड़ रहे हैं। वो सबको लगा रखा है उन्होंने। क्या ये 1.5 साल जो बीते हैं, अचानक से आपने कहा कि ये 1.5 सालों के बाद अचानक से घर वालों को पता चलता है, लेकिन क्या उसके पहले भी आपके प्रति उनका व्यवहार, कैसा व्यवहार था? ये पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। उसके प्रति जब उनको थोड़ा सा डाउट हुआ तब वो करने लगे थे कि हाँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर कुछ है, मेरी चाची ने मुझसे कहा, 2 जुलाई की बात है, कि किसी ने मुझे साथ में देखा होगा और उसने मेरी फोटो ली। मैं नहीं जानती कौन था वो, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि ऐसे ऐसे किसी के साथ देखा है, कौन है वो लड़का, अगर कोई है तो हमें बताओ, पढ़े लिखे हैं हम लोग और हम सपोर्ट करेंगे, राइट है तुम्हारा। अच्छा। लेकिन मुझे पता था कि ये वो मुझे कितना सपोर्ट करेंगे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको वैसे ही लगा होगा, अगर कोई है तो मुझे मिलवाओ। कि नहीं मैं भी नहीं जानती कौन है, लेकिन कोई अननोन पर्सन है जो मुझे बता रहा है सर। मैंने कहा जब कोई अननोन बता रहा है तो मुझे एक बार आप फोटो दिखाओ। तो 1-2 दिन तो वो नॉर्मल रही, उन्होंने ऐसा शो किया जैसे हाँ उनको मेरी बात पे बिलीव हो गया है। लेकिन 2 दिन बाद वो मेरा फोन मेरे कमरे से उठा के ले गई और मुझे फोन नहीं दिया। फिर 6 तारीख को जब वो मेरे फोन पे मैसेज आया, उन्होंने देखा है, उसके बाद मेरी सारी मर्डर की प्लानिंग की है इन लोगों ने कि इसको कानपुर ले जाकर और इसकी हत्या कर देंगे। अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं आपकी चाची से ही इस दौरान हम देख रहे हैं या बता रही हैं, मैं घर की बात कर रही हूँ, मतलब पिता से कोई बात, भाई से कोई बात नहीं। या अम्मी से कोई बात? उधर फोन पे वो लोग होते थे, मैं गाजियाबाद रहती थी, पेरेंट्स मेरे मेरठ में थे। हाँ। शायद उन्हीं से फोन पे कॉन्वर्सेशन होती होगी या किससे होती होगी, मैं नहीं आपसे जानती। कोई बात नहीं हुई इस बीच? अपने घर नहीं। वालों से कोई बात नहीं हुई? मुझसे कोई नहीं। जब 6 तारीख को मैं निकली हूँ, 8 तारीख को मेरे घर बात हुई है, तब तक मेरा फोन ऑन था। तो मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि हाँ नॉर्मल है, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जा, मैं समझा लूंगी पापा को। अच्छा, सिस्टर से बात हुई? सिस्टर से बात हुई थी जी। पर मुझे पता था कि सब लोग मिले में कोई सपोर्ट नहीं करेगा मुझे। काफी दुख होता है जब परिवार वाले कहते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर महसूस करता है तो वो माँ बाप के संरक्षण में, लेकिन बड़ा स्थिति, शायद मैं शब्द भी नहीं दे पा रही हूँ, कि एक बेटी की जान के दुश्मन उसी के पिता, उसी के भाई हो जाते हैं। ये दरअसल ये समाज की बहुत नासूर बन चुकी सोच है। ये जिस धर्मनिरपेक्षता का ढोंग पीटते हैं लोग, उनकी आज हम पोल खोल रहे हैं। देखिए, सुनिए, ये है सच्चाई। हमारे साथ नरेश यादव जी और संदीप चंदीला जी हैं। नरेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप मित्र भी हैं कमल के और समाज सेवी भी हैं। जैसे कि कमल ने बताया कि आप लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे दोस्त की, ऐसी बुरी परिस्थिति में लगातार खड़े रहे, डटे रहे। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा था? वो कौन से लोग थे जो आपके घर पर आए और आपको, या फोन पर जो इन्होंने संपर्क साधा, किस तरह से, क्या परिस्थितियां? कमल और शिवा ने मेरे से जो है 8 तारीख में संपर्क किया। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी इनके मामले की। इन्होंने मुझे बताया हम रजिस्टर्ड मैरिज कर चुके हैं। मैंने इनका सर्टिफिकेट देखा, समझ में आई बात। मैंने सीधा ले जाकर के अपने वकील साहब हैं शिशिर सिंह जी, इनसे इन्हें मिलवा दिया। इन्होंने मुझे बताया कि हमारी जान को खतरा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो शिशिर वकील साहब ने इनको कानूनी सलाह दी कि आप लोग एक चिट्ठी एसएसपी साहब को लिख करके इलाहाबाद चले, क्योंकि पहले जा चुके थे पुलिस के पास, वहां इन्हें बाहर से भगा दिया गेट से। ये जब 9 तारीख में स्पीड पोस्ट करते हैं वकील साहब, उसके बावजूद वो चिट्ठी प्रशासन के पास पहुंचती है, पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचती है और पति पत्नी लिख करके दे रहे हैं कि हमें इन 9 लोगों से खतरा। उसके बावजूद इमाम जैदी जो इस केस के आयु बने, जांचकर्ता बने, चौकी इंचार्ज है कैला भट्टा के, वो लड़की के उन्हीं लोगों को, पक्ष के लोगों को लेकर जिनसे हत्या का खतरा है, वो लड़के के घर पर, संदीप चंदेले जी के घर पर, उन्हें लगा इनके यहाँ काम करते हैं। कमल जी से हमारा परिचय इतना कि कभी कभार छोटा मोटा किराया वगैरह मकान उठवाते रहते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। तो इस तरीके से हमें लगा बहुत इनोसेंट लोग हैं। हम लोग इनकी मदद में आए। मदद में आने के बाद हम लोगों ने इनको इलाहाबाद जाने का अरेंजमेंट कराया। वकील साहब साथ गए, वहां जाकर के इनकी पिटीशन दाखिल हुई। और उसके बावजूद आप देखिए कि ये अपनी पल पल की खबर इमाम जैदी जी को देते रहे व्हाट्सएप पे। इनके वकील साहब हैं और राजेंद्र राघव जी, वो व्हाट्सएप से इमाम जैदी जी को इनकी हर चीज की इंक्वायरी देते रहे। भाई ये पति पत्नी हैं, ये रजिस्ट्रेशन मैरिज कर चुके हैं, आर्य समाज मंदिर में भी इनकी शादी हो चुकी है, 1.5 साल पहली शादी है, बालिग हैं।
और अब ये माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के शरण में है। इमाम ज़ैदी कुछ नहीं कर रहे। नहीं, वो तो लड़की पक्ष के साथ मिल गए। उनको इस्लाम खतरे में लग रहा होगा ना। मुझे तो ऐसा लगता है शायद उन्होंने अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो एसएसपी सिटी हैं, उनको भी गुमराह किया है इसमें, कहीं ना कहीं उनको गुमराह करते हुए उन लोगों से मिल गए वो। अच्छा संदीप जी, आपको भी डराया धमकाया गया है इन सबके बीच? जी हाँ, हमारे घर पे गए थे वो जैदी जी, उनके साथ में करीब जो 30-40 मुसलमान थे। उन्होंने जाके हमारे घर में हमारी अम्मा थी और हमारी जो मेरी पत्नी थी, उनके साथ जो बदतमीजी करी है बहुत ज़्यादा, उससे जो उनको डराया धमकाया, उनसे बोला गया हमारी अम्मा से, अब तुम्हारे जो बेटे हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं कमल जी की, और जो है अपने बेटे से कहो उनकी हेल्प ना करें, और कहाँ है उनकी हमें जानकारी दें। जैसे ही वो हमको मिलते हैं, हम जो उन दोनों को काट के उनके इतने टुकड़े कर देंगे, उनके घर वाले गिन भी नहीं पाएंगे। और जो उनके साथ जो थे, जो इनके परिवार वाले थे, उन्होंने भी जो इतनी गाली गुप्तार करी है, कह रहे वो मिले तो सही कहाँ है, उनको काट के इतने टुकड़े कर देंगे, पहचानने वाले भी ये कहेंगे कि ये वो नहीं है। और हम ये सब कुछ इमाम ज़ैदी के सामने हो रहा था? उन्हीं के सामने हो रहा था जी। वो 2 लोग थे, 2 पुलिस वाले थे और कम से कम 40 लोग वैसे थे। उन्होंने जाके काफी डराया धमकाया। वहाँ पे आसपास के और जो हमारे आसपास के मकान है उनसे भी पूछताछ करी है कि यहाँ पे ये लोग आए हैं नहीं आए हैं। उनको ये भी शक था कि भाई इनके ऊपर रुके हुए, इनके घर में रुके हुए हैं। तो उन्होंने हमारे घर में अंदर घुसने की भी कोशिश करी है, कमरों में झाँकने की कोशिश करी है, देखो इनके कई मकान में नहीं घुसे हो। तो हमारे घर वालों ने फिर उनको धमकाया, उन्होंने कहा भैया यहाँ पे कोई नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। बाकी ये है दरअसल इमाम ज़ैदी की सच्चाई। और जैसा कि शिवा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसी सोच वाले व्यक्ति को तो पुलिस होना ही नहीं चाहिए, किसी भी सुरक्षा संस्था में उसे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सही बात है कि ऐसे लोग तो आतंकवादियों को भी संरक्षण देंगे। इमाम ज़ैदी आज सामने नहीं आ रहे हैं। हम अभी, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एसएसपी वैभव कृष्णा से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी ये बताया गया है कि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कलीग्स कोशिश कर रहे हैं, फोन उठता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। यानी वो समझ रहे हैं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, आज खाकी वर्दी एक्सपोज हो चुकी है। ये जिम्मेदारी अगर उन्होंने सही रहते निभाई होती, समय रहते सही तरीके से निभाई होती, तो आज वो हीरो होते। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस वाले ही विलन बन गए हैं। कमल, यहाँ पर एक चीज पूरी जो स्थिति बनी है उसमें एक चीज तो स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी है कि शिवा के घर वालों को आप पसंद नहीं थे, धन से जोड़ रहे हैं इस पूरे मामले को। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों का जिस तरीके से शिवा के घर वालों से मिल जाना और आपके घर वालों को आपको धमकी देना, मारने काटने की बात करना, क्या आपको नहीं लगता है कि एक जो भरोसा पुलिस के ऊपर भी लोगों का है, वो भरोसा भी ऐसी तस्वीर के आने के बाद खत्म हो रहा है? आज आप सरकार से या प्रशासन से खुलकर अगर कुछ कहना चाहें तो आप कहिए। मैडम, मेरा सबसे ज़्यादा भरोसा पुलिस पे ही था, और हम सबसे पहले ये करने के बाद में जब मैंने सुना कि इसकी हत्या हो सकती है, तो उसके बाद मैं पुलिस के पास ही गया था कि पुलिस से ही अपनी सुरक्षा की गुहार लगाएंगे ताकि हमारा जीवन बच सके। अच्छा, इमाम ज़ैदी से कभी आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं। इमाम ज़ैदी से जी बताइए। तो मिल सके, तो उसके बाद में जब ये सारा प्रकरण हो गया, जब मैंने सुन लिया कि इसने रो रो के मुझे बताया कि ऐसी चीज़ें हैं, जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई तब जा कर के कहीं मैंने लीगल तरीके से कानून का ही सहारा लेकर के वो करा। कोई लीगल ऐसा नहीं करा कि मैं अपहरण कर लूँ या मैं मार दूँ या भगा दूँ, कुछ कर दूँ ऐसा। तो मैंने नरेश भाई साहब से कॉन्टेक्ट करा था 8 तारीख को, तो उन्होंने इन्हें बुलवाया। तो फिर हम माननीय उच्चतम न्यायालय के हाई कोर्ट वहाँ पे गए। वहाँ पे तो वहाँ जाने के बाद में फिर हमारी वहाँ सुनी भी गई और हमें वहाँ पे ऑर्डर भी मिला इस चीज़ का कि एसएसपी को डायरेक्शंस भी दिए गए, एसएसपी महोदय को, कि इनकी सुरक्षा तो देखी जाए अपना। ये सारी सूचना, सारी इन्फॉर्मेशन हम वकील साहब के माध्यम से, अब जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको हम देते रहे। हमारी लोकेशन और हमारी पोजीशन जो हम वहाँ पे कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप हम इसलिए दे रहे थे कि कहीं ना कहीं वो हमें वहाँ सपोर्ट करें, हमें वहाँ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमें भरोसा है पुलिस तंत्र पे, प्रशासन पे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का बेजा फायदा उठाते हुए, हमारी लोकेशन का दुरुपयोग करते हुए, इसके घर वालों को, जो कि चिट्ठी में 9 नाम ये लिख करके आई थी एसएसपी साहब को कि इनसे मेरी जान को खतरा है, जिसमें चाचा का भी नाम है इनके, उन्हीं लोगों के साथ में मेरे घर जाते हैं। मेरी मदर उस सदमे से अभी बेड रिडन है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं
कि अभी वो चलने फिरने की पोजीशन में नहीं है। जिस तरह का की वाकया या वो लोग हरकत, शर्मनाक हरकत वहाँ पे उस दिन करके आए हैं इतने लोगों के साथ में, कि किसी के बेटे को और उसकी माँ के सामने में जान से मारने की धमकी दी जाएगी तो उस मदर पे क्या बीतती है। और मेरे अगर ये मित्र दोनों नहीं होते तो आज मैडम मैं आपके सामने यहाँ बैठा भी नहीं होता। सारा अरेंजमेंट और सारी चीजें जो है इन्हीं लोगों ने सहयोग और देने के बाद में, उसके बाद भी झूठा अपहरण का मुकदमा मेरी ही पत्नी के ऊपर मेरा लगा करके और इनके घर भी जाके बदतमीजी करते हुए अपना, जो कि मैं इस चीज की उम्मीद पुलिस से नहीं कर सकता था, जो कि मेरे साथ हुआ है। देखिए ये तस्वीरें, देख लीजिए, देश देखे इसे। हम अपनी पुलिस पर गर्व करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो हमारे रक्षक हैं, लेकिन जिन्हें रक्षक होना चाहिए था आज वो ऐसे जोड़े के जान के दुश्मन बने हुए हैं, जो बालिग हैं, जो एडल्ट हैं, जो अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार रखते हैं। देश के संविधान ने उन्हें मर्जी से शादी करने का अधिकार दिया है। दोनों ने शादी की है, दोनों ने रजिस्टर मैरिज की है और इन्हें ही अब अपनी जान के लिए, जान बचाने के लिए जब पुलिस के संरक्षण में जाना पड़ता है तो पुलिस ही इनकी जानी दुश्मन बन जाती है। इन सबके बीच आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गाजियाबाद एसएसपी से बात कर सकें। वैभव कृष्णा जी, जिनके बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, बड़े बड़े केसेस हैंडल करते हैं, लेकिन इस केस में उन्होंने दिखा दिया कि खाकी वर्दी भी धर्म के आगे किस तरीके से, धर्म निरपेक्ष के झूठे टट्टुओं के आगे किस तरीके से बिक गई है। ये बात गले से नीचे उतर ही नहीं रही है कि एक लड़की जिसने पहले ही एक लेटर एसएसपी को पोस्ट किया हो और उस पोस्ट को देखने के बाद, उस लेटर को देखने के बाद कुछ संज्ञान में नहीं लिया गया। शीबा, आप 6 जुलाई को घर से निकली थी शाम को, और यहाँ पे बहरहाल आपको बता दें कि हम कोशिश कर रहे थे आईजी से लेके डीआईजी तक हम बात कर लें, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आप समझ सकते हैं बड़े से बड़े अधिकारी फोन उठाने से क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका घिनौना चेहरा सामने आ गया है। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आज समाज का एक वो विभत्स तस्वीर हमारे सामने आई है जहां पर उन कठमुल्लों की पोल खुल गई है, उन निरपेक्ष के झूठे टट्टुओं की पोल खुल गई है जो सिर्फ ढिंडोरा पीटना चाहते हैं, जो सिर्फ ढिंडोरा पीटना जानते हैं। लेकिन यहां पर आपको साफ तौर से बता दें कि ये जोड़ा अब उस प्रांगण में है जो अब आवाज बन चुका है, सुदर्शन न्यूज आवाज बन चुका है शीबा और कमल की, और शीबा और कमल के लिए हम आखिरी लड़ाई तक उनका साथ देंगे। शीबा, यहाँ पर जो बात मैं आपसे करी थी कि जब आप 6 जुलाई को घर से बाहर निकली थी और आप पुलिस स्टेशन गई और उसके वहां से आपको भगा दिया गया जैसा कि आपने कहा, उसके बाद आप घर लौट कर आई या उसके बाद ही सीधे आपने नहीं, मैं घर लौट कर नहीं आई। मैं अपने पति के साथ, मैंने उनको संपर्क किया और मैं इनके साथ चली गई। उसके बाद स्थितियां किस तरीके से बदलती रही मिनट दर मिनट, क्योंकि आप जब घर से चली गई होंगी, घर वाले ने आपको फोन करने की कोशिश की होगी, फोन किया उन्होंने। हाँ। और ढूंढा भी, मुझे मेरे पीछे लग गए थे वो। जब मैं चौकी पे पहुंची थी तब भी वो मेरे पीछे थे। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी। जब उन्होंने कहा कि अभी नहीं है तो मैं वहां से निकल गई। दरअसल ये जो बेल आप सुन रहे हैं ना, हम अधिकारियों को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी वैभव कृष्णा को हम कोशिश कर रहे हैं, आईजी और डीआईजी हैं, राम कुमार जी हैं और प्रशांत जी हैं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसी ही घंटी बज रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। जी शीबा, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। 7 तारीख को गए, जब भी कुछ नहीं हुआ, और घर वाले वहीं चौकी के आसपास घूमते थे और हमें ढूंढते थे। जब कुछ नहीं हुआ तो 9 तारीख को हमने वही सब अपना प्रोसेस किया। एसपी को, वो एसएसपी को हमने लेटर पोस्ट किया। उसके बाद हम इलाहाबाद निकल गए। इलाहाबाद हम 10 तारीख को पहुंचे हैं। वहाँ हमने अपनी फाइल रेडी कराई है। उसमें हमारा गेट पास भी था। 11:40 शिवा, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। इस बीच हम आपको बता दें, दरअसल जो फोन हमने लगाया था और जो घंटी बज रही थी वो सीओ सिटी मनीषा सिंह को हमने कॉल किया था। मनीषा ने फोन नहीं उठाया। देखिए ये हालत है। अब कहाँ जाएंगे तो, किसके आगे हमें तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए। हमने कोर्ट से भी यही मांगा है, हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिए भी हैं और एसएसपी को ऑर्डर दिए हैं। मेन है कि एसएसपी को फॉलो करना है सब रूल। लेकिन अगर एसएसपी भी नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कहना है कि वो हमें कहीं से भी कुछ भी करे, हमें प्रोटेक्शन दिलाए। प्रोटेक्शन की दरकार है। शिशिर जी,
एसएसपी को कह रहे हैं पोस्ट अब तो पहुंच गया होगा, और सबसे बड़ी चीज है हाईकोर्ट का ऑर्डर सामने है, तो क्या कोर्ट को भी वो कुछ नहीं समझ रहे? पेश है अब तो न्यायालय को भी का कुछ नहीं समझ बड़ा रहा। म्यूजिकल हंगामा। जी हाँ, बस ₹5 के सब्सक्रिप्शन और जी। ₹2 यहाँ पे प्रति शिशा जी, एक कीजिए सेकंड। अपने आप बीच बीच में जो आवाजें हमारे दर्शक सुन रहे हैं, फोन की, रिंगिंग की, या देखिए कि ये कोर्ट पे डाल दिया गया है। आईजी रामकुमार को हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। हम इसीलिए बीच में लाइव टेलीकास्ट में हम लगातार उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बड़े से बड़े अधिकारियों को बस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। तो शिशिर जी, क्या मान लिया जाए, क्या ये अब कानून को भी कुछ नहीं समझते हैं? मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जी। जैसे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें इस शादी को वैध माना गया है बिल्कुल, क्योंकि दोनों बालिग हैं। उसके बाद जो डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिए है कि अगर इनको किसी तरीके की दिक्कत है तो ये एसएसपी को, जैसे इन्होंने पहले चिट्ठी दी है, दोबारा दें, दोबारा जाके वहां पे जाके उनके सामने प्रस्तुत हों। लेकिन क्योंकि 303 ये ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब इनके खिलाफ 366 का मुकदमा जब दायर हो गया है, तो ये वहां पे भी कैसे जा सकते हैं? वहां पे भी इनको लगातार पहुंचने के लिए इनको लगातार डर बना हुआ है कि कहीं हमारे खिलाफ किसी और तरीके की कार्रवाई जो है वो ना हो जाए। तो हाई कोर्ट का जहां तक ऑर्डर है, इनको क्लियर, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर किसी तरीके की इंटरफेरेंस शिवा के घर वालों से नहीं होनी चाहिए, एसएसपी उसका पूरा ध्यान रखे। तो ये पूरा ऑर्डर है। ये ऑर्डर, ये तो एडीजी प्रशांत कुमार जी को हमने फोन लगाया था। प्रशांत जी, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? फोन काट दिया। देखिए, ये हो रहा है इस पूरे प्रकरण में। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम आईजी, डीआईजी, सीओ सिटी, हर किसी को, एसएसपी को, हर किसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन पर कोई नहीं आ रहे हैं। हम इसका मतलब क्या समझे? क्या इन्हें अब कानून का भी डर नहीं रह गया है? ये कानून के रखवाले हैं, ये कानून की भी इज्जत नहीं कर रहे। क्यों नहीं इन सबके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? यहाँ पर शिशिर जी, आप जो बात रख रहे थे, यहाँ पर एसएसपी के पास जो दोबारा लेटर लिखने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, ये तो नहीं जा सकते, जैसा आपने बताया कि डर रहे हैं कि कहीं दोबारा इनको कोई और कार्रवाई ना कर दी जाए। लेकिन क्या आपने कोशिश की उन तक पहुंचने की? मैंने बीच में जब इनके परिवार के ऊपर जब हमला हुआ था कमल जी के, तब मैंने संपर्क, एक एप्लीकेशन इनके फादर की तरफ से भेजी थी कि भाई इस तरीके से ये लोग जो है इनको परेशान कर रहे हैं और इसके क्या कहते हैं आप संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें। तब भी उन्होंने, एसएसपी साहब ने इसको कंसर्न मार्क कर दिया था। लेकिन इनकी तरफ से जो एप्लीकेशन थी, ये क्योंकि स्वयं नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इनका पहुंचना वहाँ पे सामने बहुत होना जरूरी था। बिल्कुल। एसपी सिटी आकाश तोमर, देखा आपने, घंटी बजी, फोन नहीं उठा। आपके द्वारा सुनिए, ये हाल फोन नंबर शिवा, अभी किसी के कॉल। आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप हिम्मत बांध लीजिए, बिल्कुल हिम्मत रखिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप सुदर्शन न्यूज अब आपकी आवाज बन चुका है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई भी हाथ लगा सके, क्योंकि इस देश के संविधान ने आपको अधिकार दिया है। आप बालिग हैं, आपने अपनी मनमर्जी से शादी की है, और इस शादी को कोर्ट ने सीधे तौर पर संज्ञान में लेते हुए जायज करार दिया है। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए आज उन पुलिस अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए कानून के उन रक्षकों को, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन दोनों पीड़ितों के साथ खड़े हों, लेकिन जाकर खड़े हो गए उन तालिबानियों के खिलाफ के साथ। किसका डर है? सवाल यही है कि डर किसका है? यहां पर 3 तलाक के नाम पर इस्लाम से निकाला दे दिया जाता है। 3 तलाक और हलाला के नाम पर धर्म के ठेकेदार सामने आकर लड़ने लगते हैं, स्टूडियो में मारपीट तक हो जाती है। लेकिन तब ये लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, जब ऐसे सामने एक जोड़ा बैठा हुआ है जो एक बड़ा जवाब है, जो एक बड़ी नजीर पेश कर रहा है। आज क्या हो गया उन लोगों को? मैं, नरेश यादव जी, आप समाज सेवी हैं जी। ये दोनों क्योंकि डरे हुए हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूं, डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, और ये सुदर्शन न्यूज के प्रांगण में बैठे हुए हैं, और सुदर्शन न्यूज अब इनकी आवाज बन चुका है, और अंतिम लड़ाई तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन नरेश यादव जी, अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पर देखिए, हमारे ही देश की पुलिस के दिमाग में किस तरीके से अब धर्मनिरपेक्षता का एक झूठा जो जहर होता है, वो इस तरह घुल चुका है कि इनके लिए कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। यहाँ मामला प्यार का है, पर कुछ लोग इसे धार्मिक उन्माद, वो उनको इस्लाम खतरे में है लग रहा होगा ना यहाँ पर। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो इमाम जैदी का है। मैं अभी भी मानता हूं कि शायद इमाम जैदी ने गुमराह किया हो अपने उच्च अधिकारियों को, क्योंकि वो उनसे मिला हुआ था, जांच उसके पास थी,
मैं भी ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो देखिए ना, हम फोन हाँ, पे मैं फोन इस लगा बात रहे से हैं, दुखी किसी हूँ। ने भी फोन नहीं उठाया। मैं इस बात से आहत हूँ कि अब भी क्यों सामने नहीं आ रहे। अब इनकी सुरक्षा अब तो हो, अब तो हम नेशनल उस पर आके आवाज कर रहे हैं। हम कैसे ले जाते हैं इन्हें गाजियाबाद, कैसे पहुंचा देते हैं वहां, कौन इनकी सुन रहा? आपने सुनी, आपका बहुत बहुत साधुवाद है, आपकी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कम से कम आज इनकी जान सुरक्षित है, लोग इनको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ये बालिग हैं, इनकी शादी रजिस्टर्ड हो चुकी है 1.5 साल पहले। तो क्या कोई पति अपनी पत्नी का अपहरण करेगा? आप बताइए। ये फोन कॉल आईजी राम कुमार को लगाई गई है। देखिए फोन उठता है या नहीं उठता, हम उम्मीद कर रहे हैं फोन उठा ले। नहीं उठा फोन। आप देख रहे हैं कि लगातार जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, हम एक के बाद एक अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। यहाँ पर कमल, अब एक स्थिति तो स्पष्ट हो चुकी है, कोर्ट आपकी शादी को वैलिड मान रहा है, जायज करार दे चुका है, और कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपको संरक्षण दिया जाए। क्या आप, जैसा कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप एसएसपी को लेटर लिखें दोबारा या उनसे मिलने की कोशिश करें, क्या आप उनसे कोई संपर्क साधने की कोशिश करेंगे? या इस मंच के माध्यम से, निश्चित रूप से वो टीवी देख रहे होंगे, इसी डर से वो फोन नहीं उठा रहे हैं, इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जैसे कि पहले भी हम पुलिस के पास गए थे, हो सकता है कि उच्च अधिकारियों तक हमारी बात ना पहुंची हो, उनके संज्ञान में ये मामला ना गया हो अपना, तो लेकिन जैसे हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, तो मैं फिर उसी न्यायिक प्रक्रिया के साथ ही जाकर के चिट्ठी लिखूंगा या उनके पास जाकर के कहूंगा कि मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो लोग किसी तरह का मेरे पे एक्शन ना लेकिन ये बात थोड़ी गले के नीचे नहीं उतर रही है, जैसे आप सब कह रहे हैं कि हो सकता है बड़े अधिकारियों को नहीं पहुंची हो ये बात। कैसे, जब आप पोस्ट कर चुके हैं लेटर, जब पूरी जानकारी शिशिर साहब कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, जब कोर्ट से भी अब सारा ऑर्डर आ चुका है, उसकी जानकारी शिशिर साहब दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, जानकारी तो उन्हें दी गई है। जानकारी तो हम ही दे करके चले हैं, जब ये यहाँ से निकले हैं, जानकारी सारी है। कहीं ना कहीं इमाम जैदी साहब ने उनको गुमराह किया है, क्योंकि इमाम जैदी जहां से गायब हुई थी, अपने पति के साथ गई थी, मतलब तो ये तो कह करके गई है, एसएसपी साहब को पोस्ट करके गई है चिट्ठी, उन लोगों के नाम लिख करके गई है, मुझे इनसे खतरा, तो कोई भगे तो है नहीं जो स्पीड पोस्ट करके गए, इलाहाबाद जा रहे हैं बता के गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इमाम जैदी के द्वारा उलझाया हुआ मामला हमें लग रहा है। और अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई संपर्क में नहीं आना चाह रहा। क्यों? इनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या आपको लग रहा है पुलिस बिक गई है, या पुलिस को लग रहा है कि इस्लाम खतरे में आ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? मैं ये तो नहीं कहूंगा पुलिस बिक गई है, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह सारी पुलिस को हम बदनाम नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, कहीं ना कहीं इमाम जैदी की तरफ से गलत पेश किया गया। इनका अपहरण का केस तो बनता ही नहीं। एक पति अपनी पत्नी का अपहरण क्यों करेगा? ये तो कहीं से भी समझ से ही अच्छा, करे है। रजिस्टर्ड मैरिज है, इसका लेटर भेज चुके हैं वकील साहब उसके व्हाट्सएप पे इमाम जैदी के। शीबा, अब डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें दूध का दूध और पानी की तरह स्पष्ट हो चुकी है। यहाँ दिख रहा है आपने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इस देश का संविधान, आप बालिग है ना, आपको अधिकार देता है कि आप अपने मन माफिक अपनी साथी का चयन करें, और इस देश के कानून के रखवालों की जिम्मेदारी है कि आपको संरक्षण दे। वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो सजा के हकदार है। लेकिन फिर भी क्योंकि संविधान के दायरे में रह के आप लोगों ने वो काम किया है, बहुत सबसे बड़ी बात आपने नजीर पेश की, आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया। आप लगातार पहले पुलिस से संपर्क करते हैं, पुलिस के बाद आप कोर्ट की शरण में जाते हैं। अब जैसे कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एसएसपी को एक बार फिर से आप लेटर लिखें, एक बार फिर से गुहार लगाएं, मन में हिम्मत बांध रही हैं आप एक बार फिर से उनके सामने जाने की? लेटर तो हम लिख देंगे, लेकिन हम सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले सब मिले हुए इस टाइम। हमारी हत्या कभी भी हो सकती है यहाँ से निकलते ही। सामने तो हम नहीं जाएंगे, जब तक हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती है हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। राहुल कुमार डीजीपी पीओ हैं ये, इन्हें हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क साधने की। हमने छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक को कॉल किया, फोन नहीं उठा है। उम्मीद करते हैं राहुल कुमार जी फोन उठा लें। ये देखिए, ये हो रहा है, फोन नहीं उठ रहा है। अब ऐसी स्थिति में जैसा कि शीबा और कमल दोनों कह रहे हैं कि हम सामने कैसे चले जाएं, शिशिर अब रोल आपका ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शीबा और कमल सामने नहीं जाना चाहते हैं। अगर वो सामने जाएंगे उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, जैसे उन्हें डर है। ऐसे में आपका रोल ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट कदम क्या होगा?
मेरा कदम यही है, मैंने इनका एक एप्लीकेशन जो है, जो ये इन्होंने पहले दी थी, उसी के जो इनके फैक्ट्स थे उसी को स्टेट करते हुए मैंने एक एप्लीकेशन तैयार करी है, प्लस एक एफिडेविट तैयार किया है जो कि शीबा की तरफ से रहेगा, जिसमें कि इन्होंने सारी चीज़ें अपनी डिटेल्स दी हैं कि भाई मेरा क्या कहते हैं शादी इस दिन हुई थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं क्या कहते हैं अपने पति के साथ स्वयं अपनी इच्छा से रहना चाहती हूँ, मेरे पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। तो ये एप्लीकेशन प्लस मेरे को जान का खतरा जो है मेरे परिवार वालों से है, ये एक एप्लीकेशन और एक एफिडेविट मैं एसएसपी के सामने देना चाहता हूँ कि वो इनके द्वारा वो एफिडेविट जो है वो वहाँ पहुँच जाए। शीबा ने जो कहानी बयां की है, शीबा की जुबानी जरा वो कहानी हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। वो जो तस्वीर शीबा ने प्रस्तुत की सबके सामने, खासतौर से उन पुलिस वालों के सामने जिनकी जिम्मेदारी थी शीबा को संरक्षण देना। मकान नंबर 812 केला भट्टा की निवासी हूँ और अपनी चाची के साथ गाजियाबाद में रहती थी। मेरी पहली मुलाकात कमल किशोर सिंह से मेरे जन्म दिवस पर मेरी एक सहेली के साथ हुई थी। मुलाकात प्यार में बदल गई और हमने आपस में विवाह करने का निश्चय किया। 16 जनवरी 2017 को रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज गाजियाबाद, रजिस्टर्ड हिंदू मैरिज में विधिवत आर्य समाज द्वारा हमने विवाह कर लिया। उसके बाद हम अलग रहने लगे, मेरे पति कमल अपने घर और मैं अपने घर। लेकिन कुछ महीनों के बाद मैंने साथ में रहने का मन बनाया, लेकिन उसी वक्त मेरी चाची को ये भनक लग चुकी थी कि मैंने हिंदू लड़के से शादी कर ली है। चाची ने मुझसे पूछा कि कुछ है तो बता दो, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे परिवार वाले मेरा साथ कभी नहीं देंगे, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। एक दिन मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि मेरा यूपीएससी का एग्जाम है कानपुर में। ये मैसेज मेरी चाची ने पढ़ लिया था और वो फोन पर मेरे परिवार से कह रही थी कि इसका काम तमाम वही करवा लो और लड़के को झूठे केस में फंसा दो। मैंने ये सब सुन लिया और मैं बहुत डर गई थी और डर के मारे 6 जुलाई को अपने घर से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैंने एसएसपी वैभव कृष्णा को एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने सुरक्षा की बात लिखी और पोस्ट कर दी और फिर मैं इलाहाबाद के लिए निकल पड़ी। फिर अपने पति के साथ 10 जुलाई को वकील के साथ बात करके फाइल तैयार की। 13 जुलाई को तारीख मिली और उसी दिन हाई कोर्ट से हमारी सुरक्षा का ऑर्डर हो गया और उसमें कहा गया कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। उसी दिन मेरे घरवाले मुझे तलाशते हुए इलाहाबाद पहुंच गए। इस सब में एसआई आयान जैदी केला भट्टा चौकी के इंचार्ज मेरे घर वालों से मिल गए और हमारी लोकेशन की सारी सूचना उनको देते रहे। आयान जैदी के सामने मेरे सास ससुर को मेरे घर वालों ने जान से मारने की धमकी दी, पर आयान जैदी ने एक शब्द नहीं कहा और ना ही कोई कार्रवाई की। यहाँ तक कि आयान जैदी ने मेरे ससुर के साथ बदतमीजी भी की। मैं चाहती हूँ कि मुझे पुलिस सुरक्षा दी जाए। हम एसएसपी ऑफिस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मेरे घर वालों ने मेरी और मेरे पति की हत्या की साजिश कर रखी है। ये पूरी कहानी है उस लड़की की जो अब इंतजार कर रही है उस मदद का, जिस मदद को पुलिस वालों को देना चाहिए था। छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक हम पूरे शो के दौरान फोन करते रहे, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। इस मामले में किसी ने भी अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब हम सीएम मुख्यालय कोशिश कर रहे हैं फोन लगाने की। ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। योगी सरकार के राज में क्या हो रहा है उनकी अपनी एक बेटी के साथ, वो अपने ही घर वालों से अपनी जान बचाने की गुहार मांग रही है, अपने पति की जान बचाने की गुहार मांग रही है, लेकिन कोई नहीं है उसकी सुनने वाला। ये खाकी पुलिस क्या कर रही है? ये योगी सरकार की पुलिस है। इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाना चाहिए? क्यों नहीं इन्हें पकड़कर एक एक से पूछना चाहिए, लाइन हाजिर करना चाहिए कि आखिर जिम्मेदारी किस चीज की इन्हें दी गई है? और पूछना चाहिए उन धर्म के ठेकेदारों से जो छोटी छोटी बातों पर, जो 3 तलाक और हलाला के नाम पर, जो लव जिहाद के नाम पर कहते हैं कि इस्लाम खतरे में। आज कहां गया आपका इस्लाम? क्या इस्लाम ये कहता है कि अपनी ही बेटी को उसके पति के साथ बोटी बोटी करके काट दो? क्या इस्लाम ये कहता है? क्या ये है आपकी जिहादी सोच? शर्म आ रही है आज ऐसे लोगों के बारे में बात करने को भी। रेखा,
संदीप हमारे साथ है। संदीप, भावुकता में अब बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सीधा सीधा मामला बन रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ उठ खड़े होने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। आपके घर पर जब धमकी दी गई थी, आपके घर पर लोग पहुंचे थे, क्या आपने एफआईआर लॉन्च कराई इसके लिए? अभी नहीं मैम, हमने नहीं, हम भी डर गए थे मैम। 40-50 लोग इकट्ठे होकर गए थे। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। क्या आप उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेंगे? मैं तो योगी जी से चाहता हूँ इसमें जो निष्पक्ष जांच हो और इनको सुरक्षा दी जाए। कमल, आखिरी गुहार आप अगर लगाना चाहें और बिना डरे आप बोलिए अपनी बात। मैडम, मेरी आखिरी गुहार यही है कि मेरी एक सेकंड कमल, हमने सीएम मुख्यालय फोन लगाया हुआ है। नमस्कार, मैं सुदर्शन न्यूज से बोल रही हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी, मैं लावनी बोल रही हूँ सुदर्शन न्यूज से। सर, हमारे पास एक केस आया हुआ है जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की है और अब वो उस मुस्लिम लड़की के घर वाले उन दोनों को मारने की धमकी दे रहे हैं और गाजियाबाद पुलिस उनके साथ मिली हुई है। कोई पुलिस अधिकारी इनको कोई संरक्षण नहीं दे रहा है, जबकि हाई कोर्ट ने संरक्षण देने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। सर, ये दोनों हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा, तो वहाँ एसएसपी वगैरह को यह सूचना है, एसएसपी या डीएम को, दोनों लोगों को? हेलो जी, वहाँ के गाजियाबाद के एसएसपी डीएम को यह सूचना है? सर, ये सूचना इन्होंने लेटर के जरिए दी है, इनके वकील भी हमारे साथ हैं। सुनिए मेरी बात, जैसे आपने यहाँ पर मिलाया है ना जी, अगर नंबर सर सबको मिला चुके हैं। सर, हमने आपको फोन इसीलिए लगाया, हमने सबसे आखिरी दरवाजा आपका खटखटाया सर। हम सीओ सिटी से लेकर एसपी से लेकर आईजी से लेकर डीआईजी से लेकर डीजीपी से लेकर हर किसी को फोन लगाते रहे सर। हमने सबसे आखिर दरवाजा आपका खटखटाया इस उम्मीद के साथ कि शीबा और कमल, ये दो लोग हैं जो आपसे न्याय की गुहार मांग रहे हैं। शीबा आपसे कुछ कहना चाहती हैं सर, शीबा पीड़िता हैं। शीबा बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। पुलिस हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है और पुलिस वालों की नॉलेज में सब है, एसएसपी की नॉलेज में सब है, लेकिन एसएसपी की तरफ से भी कोई हमारे लिए प्रोटेक्शन नहीं आई है अभी तक। फोन ही काट दिया, आपके सामने है सब कुछ। हालांकि आवाज पहुंच चुकी है, उस दरवाजे तक ये गुहार पहुंच चुकी है जिस दरवाजे पे जाकर ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की भरसक कोशिश योगी सरकार कर रही है। शीबा, आपकी बात अब सीएम मुख्यालय तक पहुंच चुकी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आवाज पहुंचने के बाद, इस आवाज को सुनने के बाद वहां से आपको न्याय जरूर मिलेगा। हम फिर कहेंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय निश्चित रूप से मिलकर रहेगा। इतना जरूर है कि वो पुलिस आज एक्सपोज हो चुकी है जिसको योगी सरकार कहती है कि हमारे यहाँ की उत्तम पुलिस है। क्या होगा उत्तम पुलिस का और किस तरीके से उत्तमता की बड़ी तस्वीर हमारे सामने आएगी, इस उम्मीद के साथ एक बार फिर से हम शीबा और कमल से कहेंगे कि डरिए बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं और आखिरी लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाता। शिशिर जी ने अभी ये वादा किया है कि वो फिर से जा रहे हैं एक लेटर पोस्ट करने के लिए। सुरक्षा को लेकर सीएम मुख्यालय तक आवाज पहुंच चुकी है। ये आवाज अब न्याय के रूप में परिणित हो, हमारी यही कोशिश रहेगी। अभी बस इतना ही। जय। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती